जो सेनेट का इलेक्शन हो रहा है, ये आप तमाशा देख रहे हैं क्या हो रहा है। ये आप सोच रहे हैं कि ना ये हमें गिरा सके, पहले मीनारे पाकिस्तान उधर बेचारे फ्लॉप हो गया, फैटफ की लेजिस्लेशन में ब्लैकमेल करने की कोशिश उधर रह गए, कोरोना पे कोशिश, इनका ख्याल था कि हम गवर्नमेंट रह जाएगी। अब ये सोच रहे हैं कि सेनेट के ऊपर हमारे लोगों को खरीद के किसी तरह अपने ज्यादा सेनेटर ले आए। सेनेटर बनने के लिए कीमतें लगी हुई हैं। हम कह रहे हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट जो एक पार्टी के टिकट पे वोट लेके आता है, वो बताए कि किसे वोट दे रहा है, किसको वो सेनेटर का वोट दे रहा है। ये सारी जमातें जमा होकर कह रही है कि नहीं खुफिया वोट दो। अब बताइए कौन सी जमहूरियत है। हम सीक्रेट बैलेट के लिए भी तैयार है, हम ओपन बैलेट के लिए भी तैयार है। अब आप अपना तैयारी पकड़ो, आप अपना तैयारी पकड़ो, इसलिए मार्च में मार्च होगा। जहांगीर तरीन साहब, उनके बड़े ताल्लुकात भी हैं, वो सियासत में वो भी रहे हैं, तो उनका अगर वो भी हफीज शेख साहब के लिए वो करेंगे। 26 मार्च को मुल्क भर से काफिले रवाना होंगे और उसी दिन यानी लॉन्ग मार्च का आगाज होगा। इस्लामाबाद तक पहुंचने में कितना वक्त लगेगा, कैसा लगेगा, वो तफसीलात पर आपको हम बता देंगे। लॉन्ग मार्च हकीकी मानों में आइन की हुक्मरानी और महंगाई से निजात के लिए कौमी मार्च होगी। हुकूमत के खात्मे पे लॉन्ग मार्च जारी रहेगा। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम दोहरा के साथ मैं हूं असदरीम खान और मेरा साथ देंगे इफ्तिखार शराजी साहब। जैसे आपने देखा, सेनेट के इंतखाबात होने को जा रहे हैं और वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने एक बार फिर कहा कि सेनेट की नशस्तें अभी भी ख़रीद व फ़रोख्त होती हैं और अब इस नए कानूनी इस्लाहात के ज़रिए ये सब का सब जो मामला है उसको तब्दील किया जाएगा। ओपन बैलेटिंग लाई जाएगी और अगर आइन में तरमीम नहीं तो अदालत उज़्मा ये बात वाज़ेह कर देगी कि किस तरह की कानून साजी होनी चाहिए। दूसरी जानिब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का बयानिया भी आपने सुन लिया कि चाहे खुफिया बैलेट हो चाहे ओपन बैलेट हो, पीपल्स पार्टी तैयार है और कांटों का मुकाबला होगा। साथ में मुस्लिम लीग नवाज़ की क़यादत ने भरपूर इख्तलाफ किया है इस तमाम लेजिस्लेटिव प्रोसेस का और कहा कि मुंतखब नुमाइंदों के साथ बैठ कर ये तमाम इशूज सॉर्ट होने चाहिए थे। इलेक्शन एक्ट 2017 की कई पार्लिमानी इजलास हुए और इसी तरह लेजिस्लेटिव मुबाहिसे के नतीजे में इस तरह का इतना बड़ा कानून मंजूर हुआ कि ये सेनेट के इंतखाबात के लिए क्यों नहीं किया जा रहा है। सब पर बात करेंगे। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी तजर्बा रखते हैं, किसी तारुफ के मोहताज नहीं है, मुजाहिद बरेलवी साहब। बहुत बहुत शुक्रिया मुजाहिद साहब शो में शामिल होने का, हमें अपना कीमती वक्त। फैमिली के पुराने मेंबर रहे हैं। जी हाँ सर, डॉन खानदान के पुराने मेंबर रहे और हमेशा रहेंगे सर। सच अ प्लेजर टू हैव यू। ये बताइएगा जनाब, जो अभी आपने ये सारी सिचुएशन देखी, सेनेट के इंतखाबात के हवाले से शायद शुरू में एक काफ़ी शैलो किस्म का एक प्रेडिक्शन वाला सवाल पूछा जाता है। आपके करीब मुजाहिद साहब, पाकिस्तान तहरीके इंसाफ उसी तरह स्वीप करने जा रही है या पीपल्स पार्टी PMLN कुछ सरप्राइज देंगे? ठीक है, तो मैं कोशिश करूंगा कि शायद 2-3 मिनट में कर दूं, वरना जब हम पॉलिटिकल लीडरशिप से, नून लीग से या पीपल्स पार्टी वालों से बात करते हैं हिस्ट्री की, पास्ट की, तो कहें अब आप हिस्ट्री की बात मत किया करें, छोड़ें, अब देखें। तो हम उनसे ये कहते हैं ऐसे भाई इसमें कम से कम सॉरी तो करें। और मैं आगाज करता हूँ एयर मार्शल अजरा खां के केस से। जब आपको याद होगा कि 1989 में हमारी मरियम बीबी को शायद याद ना हो कि जब यानी बाकायदा उसामा बिन लादेन ने 10 मिलियन पाउंड दिए और हमारे फौजी लोग बैठे, फिर वो किस तरीके से असद दुरानी साहब ने, जर्मनी सफीर थे, बयान हल्फी दिया, बाबर साहब ने सुनाया, नाम छपे, बेचारे अजहर खान की फाइल बंद हो गई, किसी को कोई सजा नहीं हुई। हालांकि ये ISI के चीफ थे, MI के चीफ थे गालिबन असद दुरानी साहब। तो ये बात 89 से शुरू हुई है। उसके बाद और आगे चलते चला, ये तहरीक एतमाद जो पहली अभी बेनजीर भुट्टो की गवर्नमेंट 12 माह नहीं चली थी कि उनके खिलाफ अदम एतमाद तहरीक ले आई थी आपकी नून लीग। और अब खैर अब ये लोग यही कहते हैं ना कि, और ये सॉरी भी नहीं करते, माजरत भी नहीं करते, ये सिर्फ आज के हवाले से कहना बात है। अच्छा, मैं छलांग लगा देता हूँ संजरानी की। संजरानी साहब के केस में क्या हुआ, 64 लोग खड़े थे। हासिल बिरिंजो साहब ने मुझे अपनी जिंदगी में भी कहा था इस्लामाबाद में, और जब मनने में के बाद जब अभी मैंने कुछ दिन पहले सेनेटर ताहिर बिरिंजो से कहा तो उन्होंने कहा हमने 15 नाम उनके लीडरशिप को दिए जिन्होंने जो 64 जो लोग नहीं आए थे
और एक कमेटी बनी राना मकबूल और एक दूसरे गलमन पीस पार्टी का कौन था जिनके, इस कमेटी ने कोई अभी तक रिपोर्ट नहीं पेश की। ये सवाल भी मैंने इन लोगों से करता रहा हूं कि भाई जब आप अपनी पार्टी में अकाउंटेबल नहीं करते, आप अपनी पार्टी को नहीं पढ़ते, ऐसे ही जैसे जने इमरान खान कहते हैं ना कि जनाब मैंने 20 MPs को निकाल दिया जिन्होंने वोट दिया था पीस पार्टी को, तो इसका मतलब ये कि इमरान खान की पार्टी में ऐसे 20 MP इलेक्ट हो गए ना जिन्होंने अपने वोट पर रोक दिए सेनेट के वक्त। तो मकसद ये है कि हम PTI से कुछ बेहतरी की तवक्को रखते थे, लेकिन ऐसा लगता है नून लीग हो, पीपल्स पार्टी हो, तहरीक इंसाफ हो, सॉरी टू से ये वो पॉलिटिकल पार्टियां हैं नहीं बल्कि ये लिमिटेड कंपनियां बन गई हैं। इनका हमें पता ही नहीं कि इनका सदर कौन है, सेक्रेटरी कौन है, कन्वेंशन कब होता है, सेंट्रल कमेटी कौन है। आप दोनों माशाल्लाह इस्लामाबाद में रहते हुए अगर मेरी मालूमात दावे कर दें, और लिमिटेड कंपनियों के आपको पता है उनके मफादात होते हैं, वो मफादात के तहत जैसे इसको टिकट देते हैं, उसको टिकट देते हैं या उसको डायरेक्टर बनाते हैं। तो इसका सूरत हाल ये है, अगर मैं मुख्तसर ये कहूँ सर। लेकिन मुजाहिद साहब आपको लगता नहीं है, जैसे आपने भी फरमाया कि सादिक संजरानी साहब के खिलाफ तहरीक एतमाद अपोजिशन मेजॉरिटी में होते हुए भी कामयाब नहीं करा सकी, तो PTI जो एक नैरेटिव लेके चल रही है कि शायद इस सारे अमल को शफाफ बनाना है, तो गोया सादिक संजरानी साहब के खिलाफ जब तहरीक नाकाम हुई तो उसके बेनिफिशरी सादिक संजरानी साहब भी थे और PTI भी थी, तो गोया कि आपकी फेवर में फ्लोर क्रॉसिंग हो तो वो तो ठीक है, लेकिन आपको लगे कि ये वोट आपके खिलाफ इस्तेमाल हो रहा है तो फिर वो गलत है। तो ये बड़ा एक दोहरा मेयार आपको नहीं लगता? और फिर अगर तहरीक इंसाफ सर अगर इस मामले में बहुत सिंसियर थी, तो जो 2018 के इलेक्शन जीतने के बाद कुछ आपने चीज़ें ज़रूरी करनी थी, तो पहले शुरू के दिनों में कोई ऐसा कानून या ऐसा मुसवदा लेके पार्लियामान में आते जिससे ये तासुर मिलता कि आप इसको ठीक करना चाह रहे हैं। इलेक्शन से फौरी पहले इस तरह का बिल लेके आना या ऑर्डिनेंस लेके आना, उससे आपको लगता नहीं कि खुद PTI खौफजदा है, उनको अपने लोगों पर एतमाद नहीं है, इसी वजह से एक ज़रूरत के तहत इस बिल को लाया गया या इस ऑर्डिनेंस को लाया गया है? बिल्कुल दुरुस्त कहा शिराई साहब, यही तो मैं बात कह रहा हूँ कि आप अब तहरीक इंसाफ के जब लोग मेंबर बिक गए और उन्हें खौफ है तो वो आप ये लेके आ गए, लेकिन इसमें भी आगे तो बढ़ाऊं ना। लेकिन नून लीग और चीफ जस्टिस साहब ने कहा तो कुछ लोग कहने लगे पॉलिटिकल स्टेटमेंट था। उन्होंने कहा कि मीसाक जमहूरियत में जब इस बात पर तय हुआ था 2006 में जो लंदन में हुआ था इन दोनों पार्टियों के दरमियान कि हम आइंदा ये खुफिया बैलेटिंग नहीं रखेंगे, अब उन्होंने जब 5 साल ये रहे, 5 साल वो रहे नून लीग और पीपल्स पार्टी दौरान, देखिए इन्होंने नहीं चेंज किया। तो यही तो मैं कह रहा हूँ कि PTI को आज ये सूट करता है कि इनके मेंबर ना भाग जाएं, जैसे कि वो तक नहीं भागे थे। लेकिन सवाल ये है कि ये पार्टियां जो नून लीग या पीपल्स पार्टी अपने माजी को अक्सर शिराजी साहब और रहीम, हम जब ढाका जाते थे ना अभी 8-10 साल पहले, वो कहते थे माफी मांगो। मैंने भाई किस बात की माफी? जी वो फौज दे मजालिम के। मैंने कही हमने तो नहीं किए, हमने तो आवाज उठाई, हम तो जेलों में गए, मैं और हबीब जालिब वगैरह। लेकिन कम से कम ये जब PDM के लोग जो खासतौर पर नून लीग पीपल्स पार्टी को इस बात पर माजरत तो माफी मांगनी चाहिए ना कि इन्होंने छांगा मांगा किया, इन्होंने उसामा बिन लादेन के जरिए वोट खरीदे, इन लोगों ने ये तमाम रवायत डाली ना। इमरान खान तो अब रवायत डाल रहे हैं ना, ये जहांगीर तरीन जो उनका हेलीकॉप्टर चला है। ठीक मुजाहिद बरेलवी साहब, क्योंकि हमने आपसे कई सवाल करने सर, तो वक्फे के बाद और वक्फे के बाद इन्हीं सेनेट के इंतखाबात पर गुफ्तगू जारी रहेगी। स्टे विद अस। वेलकम बैक टू दो राय। सेनेट के इंतखाबात के हवाले से बात हो रही थी। हमारे साथ हैं सीनियर सहाफ़ी मुजाहिद बरेलवी साहब। मुजाहिद साहब ये बताइएगा सर, 18वीं तरमीम जिसको इतनी बड़ी तब्दीली समझा गया था और दुरुस्त तौर पे समझा गया था, उसमें फिर भी कुछ ना कुछ मुतनाज़ा तब्दीलियाँ थीं, जिनमें आर्टिकल 63A एक है जो कि सामने आता है कि आप मुंतखब नुमाइंदों को इस चीज़ पर बाइंड कर रहे हैं कि वो ना तो अपने जो ख्वाहिशात हैं या जो उनका अपना ज़मीर है उसके मुताबिक वो वोट नहीं कर सकते। वज़ीर आज़म की अदम एतमाद की रेजोल्यूशन के हवाले से, आइन में तरमीम के हवाले से कई नुकात हैं सर, जिसमें जो बैक बेंचर का कल्चर है वो ख़त्म हो जाता है, और अगर आप पार्टी की कहने की खिलाफ वर्जी करते हैं तो आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है उसी आर्टिकल के तहत। अब वही तनकीद सामने आ रही है इस प्रपोज्ड तरमीम के हवाले से कि जी जो सीक्रेट बैलेट है वो भी मुंतखब नुमाइंदे का एक हक होता है, और अगर आप ये भी खुद मुख्तारी ख़त्म कर देंगे तो आपके नुमाइंदे एंड में सिर्फ पार्टी के सरबराह के रहमो करम पे होंगे। किस तरह देखते हैं जनाब?
क्योंकि ये रिवायत भी पास में डाली गई। और ये जो आप 18वीं तरमीम कर रहे हैं, हमारे दोस्त बानी को ने और जितने लोग थे बड़े वो ली थी इस पर के जनाब 18वीं तरमीम का ये हो जाएगा, सूबों को बिल्कुल वो कर दिया। आज आप बताइए, हमारे सिंध में अभी 1.25 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जाते। आपने तालीम, सेहत, हायर एजुकेशन, ये कभी अलग मौजूद है, कोई बात कीजिएगा कि जिस 18वीं तरमीम में लेते हैं उससे फायदा क्या हुआ। हर वक्त हम लोग छोड़ बता देते हैं 18वीं तरमीम को कोई छुएगा तो खुदा ना करे वो उसको हदीस बना दिया कुरान। हालांकि उसे दिया क्या इस 10 साल में? अगर हमने प्रोविंसेस को तमाम NFT के तहत तमाम इख्तियारात दे दिए, तमाम रिसोर्स दे दिए, क्या उसके नताइज निकले कि तालीम बेहतर हुई, सेहत बेहतर हुई और बाकी जो शोबे में मुजाहिद साहब, मैं आपकी बात जरा कट कर रहा हूँ सर। ये वही चीज़ थी ना कि अगर जिस तरह आपने तारीख का हवाला दिया कि हमारे यहाँ 1 यूनिट था और जो मशरकी पाकिस्तान के तमाम मसाइल थे, तो ये एक नया इत्तेहाद था, एक सियासी इत्तेहाद था कि जी अब सूबों को खुद मुख्तार होना चाहिए। तो ये फेडरलिज्म के हवाले से बात की जाती है। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि ज़मीनी हकायक में अभी भी गुंजाइश बहुत ज़्यादा है। गुंजाइश नहीं, मैं उसका मकसद ये था कि आप रिसोर्स दे दें, रिसोर्स वो खर्च नहीं हुए। लेकिन ये गलत, मैं नहीं जाऊंगा कि जैसे हमारे सिंध में क्या सेहत में फर्क आया। आपको इस हवाले से क्या कहेंगे? अब अदालत में मामला तो है, कोई एक फैसला तो मुजाहिद साहब आना है। आपको लगता है कि एक नया रास्ता खुलने जा रहा है कि जब अदालतें मामला को डिसाइड करेंगे? क्योंकि पार्लियामान तो लगता है नाकाम हो गई ना। पार्लियामान की जितनी बड़ी जमातें आपस में लड़ झगड़ रही हैं, अगरचे मसला है वीडियो का सामने आना, या खुद आप जैसे फरमा रहे हैं कि तारीख भरी पड़ी है पाकिस्तान में लोगों को ख़रीदने की, फॉरवर्ड ब्लॉक बनाने की, तो फिर जब ये ऐसे वाक़यात पै दर पै हों और सियासतदानों को इस बात का इदराक भी अच्छी तरीके से हो कि ये होता रहा है, तो फिर बजाय लड़ने के इस मामले को पार्लियामान में सुलझाया तो जा सकता है। लेकिन जब आपने अदालत की तरफ इस सारे मामले को धकेल दिया है तो फिर लगता नहीं कि एक नया रास्ता खुल जाएगा। कल को कोई भी आईनी या कानूनी मामला होगा फिर अब अदालतें तय करेंगी, क्योंकि पार्लियामान तो तय करने के मूड में नहीं है। आपने दुरुस्त कहा। भी मैं कल चेयरमैन सेनेट वसीम सज्जाद साहब से इंटरव्यू कर रहा था और मैंने उनसे पूछा कि आप जब 2006 से 2012 तक चेयरमैन सेनेट पे क्या होता? कहने का हल्का बुल्का 1-2 होता था पंजाब वगैरह में, लेकिन इस तरह नहीं होता था। अब तो जो शिराजी साहब बाकायदा हमारे सामने हुआ है, नाम आ रहे हैं। मैं तो आपसे यही कह रहा हूँ, ये जो PDM पाकिस्तान डेमोक्रेटिक अलायंस जो PDM बना है, ये अगर इमरान खान के आने से पहले बनता तो शायद इमरान खान ना होते, ना उनके पीछे वाले होते। अब ये लोग जब इख्तियार से महरूम होते हैं तो इन्हें सब उसूल, नजरियात, जमहूरियत याद आ जाती है। वही तो मैं कह रहा हूँ, कोई मरियम बीबी से आजकल तो प्रेस कॉन्फ्रेंस में आप शिराजी साहब वगैरह और आप लोग रहीम साहब वगैरह हम लोग जाते भी नहीं है, वरना हम तो ये सवाल करें कि कम से कम इस पे मादत तो करें कि आपने 11 साल पीपल्स पार्टी की जर्सी के बाद जो गवर्नमेंट आई थी, आपके वालिद मोहतरम ने किस तरीके से वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस लाए थे, क्या छांगा मांगा हुआ था, तो इस पर माजरत भी करने कम से कम। नहीं तो मुजाहिद साहब जब वो कहते हैं, एक आखिरी बात जी, सरदार सनाज़री की गवर्नमेंट कैसे खत्म की गई बलूचिस्तान में, वहां से आगाज हुआ ये ना, ये 43 अरकान और फिर रह गए। कुतुब बंजर साहब आपको याद नहीं है, अपनी कैबिनेट के साथ सिंध में आए के बैठे थे, भाई कैसे चले गए ये? नहीं तो मुजाहिद साहब अब वो कहते हैं कि जी तब्दीली हो गई, हमारा नजरिया बदल गया, अगर पहले हम अंधेरे में थे तो अब हम रोशनी में आ गए। सर रिकॉर्ड आया, ऑन रिकॉर्ड उन्होंने माजरत की, माफी मांगी। मुझे तो आप पकड़ लेते हैं, मुझे और आप शिराजी एहसान साहब को तो पकड़ लेंगे, हम लोग मिडिल क्लास के लोगों को, इन्हें कहा पकड़ के रावत में बैठे होते हैं। इन्होंने आज तक बताइए जब से अक्टूबर से अब तक बनी है, कभी ये कहा कि माजी में हमसे गलतियां हुई? लगता यह है कि फैटअप के कानून साजी पे भी झगड़ा, अब जो कहते हैं इलेक्शन रिफॉर्म्स के मामले पे भी झगड़ा, नैब के कानून को रिफॉर्म करने के मामले पे भी झगड़ा, अब सेनेट के इलेक्शन को लेकर जो कानून साजी उसके ऊपर भी झगड़ा, और ऊपर से सर 26 मार्च को अब अपोजिशन जो है वो इस्लामाबाद का रुख कर रही है, तो लगता तो यह कि पार्लियामान तो डिसफंक्शनल हो गई है और ऊपर से अपोजिशन एक बहुत बड़ा रेला लेके इस्लामाबाद की तरफ आ रही है। आपको लग क्या रहा है मार्च में क्या होने जा रहा है, हालात किस तरफ जा रहे हैं? इस्लामाबाद में आप बैठे, मैंने किसी से ये पूछा कि सर आपने तहरीकें देखी है ना, आपने तहरीकें देखी हैं, उनके अंजाम देखे हैं, तो आपको ज्यादा पता है। मैंने मासूमाना अंदाज में सवाल किया कायरा साहब से, कायरा साहब ये पिंडी इस्लामाबाद में फर्क क्या है? लगे मैंने नहीं, मैं तो मासूमाना मुझे पता ही नहीं। हाँ ये जरूर मुझे पता है कि पहले पिंडी आता है उसके बाद इस्लामाबाद आता है, जरा इसको एक्सप्लेन तो करे, तो कह पूरा एक्सप्लेन नहीं करा। पिंडी का मतलब आप क्या समझते हैं? यानी एस्टेब्लिशमेंट, और मैं आगे नहीं बढ़ूंगा, मैं क्यों बढ़ूं, पिंडी और इस्लामाबाद का फर्क बताऊं?
सिर्फ पहली बात ये है शिराई साहब, जब तक रहीम भाई, जब तक ये लोग अपने इन माजी के, अभी तक क्योंकि अपोजिशन में तो इनको सब चीजें उसूल नजरिए जमहूरियत आती है, ये इनको लिख कर देना पड़ेगा, इनको ऑन एयर कहना पड़ेगा, हाँ हमने ये गलती करी जो हमने पास में किया था, ये सब कुछ ये नहीं मानते। आप कहते हैं ना पास की बात मत करो, तो आज आप हम इनसे हम आप तो सवाल करेंगे ना, करना चाहिए ना। हमारे निसार उस्मानी साहब खड़े हो जाते थे। मुजाहिद साहब, इसी चीज को आगे लेके चलते हुए अगर ये कहें कि जी ये सब कुछ हमने किया था, हम अपने किरदार को तस्लीम करते हैं, गलत किया था, तो फिर उसके बाद सर क्या सिचुएशन बदल जाएगी? मसाइल तो शायद आप कह रहे, वो नहीं कह रहे। और इसके साथ ऐड करूंगा मैं, मुजाहिद साहब खाकान अब्बासी साबिक प्राइम मिनिस्टर तो कहते हैं कि ट्रूथ कमीशन बनना चाहिए। अब ट्रूथ कमीशन बनाने के लिए अगर कोई सीरियस एफर्ट अगर हो रही है अपोजिशन की जानिब से तो तहरीक इंसाफ को भी तो चाहिए ना सर, इसको वेलकम करे। ये नेशनल डायलॉग की जरूर बात करते हैं, बट वो भी टीवी कैमरों के जरिए करते हैं, उसके हवाले से कोई एंगेजमेंट तो देखने को नहीं मिलती कि कोई डेलीगेशन बना हो जिसने जाके अपोजिशन को एंगेज किया हो। तो आपको इस वक्त जो जमहूरी रवैये हैं और हुकूमत हमेशा लीड लेती है सर, वो कैसे लगते हैं कि आपको लगता है कि वो लीड लेने वाला किरदार अदा कर रही है हुकूमत? कोई रास्ता बताएं मुजाहिद साहब, कोई रास्ता तो बताएं। इसलिए मैं रास्ता का बताऊं, मैंने कहा रास्ता ये पिंडी से इस्लामाबाद के रास्ते आप लोगों को ज्यादा पता है, मैं तो कराची में रहता हूँ। पीटीआई को तो आप क्यों संजीव, पीटीआई तो पार्टी है ही नहीं, वो तो कप्तान की टीम है, उसके खिलाड़ी हैं, कोई बार बार खिलाड़ी हो जाता है, उसकी मर्जी जो इसको चाहे लाए। हम तो पूछना चाहते हैं जो 3-3 बार वज़ीर आज़म बने, जो पिछले 40 साल से हुक्मरान रहे हैं, उनको ये चाहिए, ताकि आप जो कह रहे हैं ट्रुथ कमीशन का आगाज इससे होना चाहिए। ना हमने हमीदुर रहमान कमीशन को रोको तो पकड़ा, न एयर मार्शल अजहर खान को पकड़ा, ना मीसा के जमहूरियत को आप याद करना चाहते हैं दोबारा। आज ये कह दें वाकई, और मैंने कहा ये नहीं कहेंगे, ये नहीं कहते हैं कि हमने माजी में ये गलतियां की। चलें, मुजाहिद बरेलवी साहब बहुत बहुत शुक्रिया सर शो में शामिल होने का, अपना इतना कीमती वक्त देने का। वक्फा लेंगे और सेनेट के इंतखाबात से जुड़ा हुआ मौजू अदालत उज़्मा में जो प्रोसीडिंग्स चल रही हैं तो सब जुडिस, तो बात सिर्फ प्रोसीडिंग्स ही की करेंगे, और साथ साथ जो पार्लियामान में एक तरफ आइन में तरमीम का बिल और दूसरी तरफ सदारती ऑर्डिनेंस, बात करेंगे। स्टे विद अस। आइन कहता है कि इलेक्शन जो हैं फ्री हों, फेयर हों और करप्ट प्रैक्टिसेस ना हो। अब वो ओपन बैलेटिंग से भी हो सकती है, वो सीक्रेट बैलेट लेकिन आइडेंटिफाइबल वोट से भी हो सकती है, और बार कोड अगर लग जाती है तो टेक्नोलॉजी का हमें फ़ायदा उठाना चाहिए। ट्रस्टी होने के नाते उसी पार्टी को, जिस पार्टी की टिकट पे वो इलेक्शन जीत करके आए हैं, उसी पार्टी को वोट देंगे तो प्रोपोर्शनेट रिप्रेजेंटेशन होगी सेनेट के अंदर। ये भी कानून कहता है। वेलकम बैक टू दो राय। जब बात की जाती है कि सेनेट के इंतखाबात को खुफिया वोट के जरिए नहीं होना चाहिए, तो बात घूम फिर कर आर्टिकल 226 पर आती है, जो कि आइन में वाज़े तौर पे दर्ज है कि वज़ीर आज़म और वज़ीर आला के इंतखाबात के अलावा तमाम इंतखाबात आइन के तहत इंतखाबात खुफिया वोट के ज़रिए होंगे। अब इस पर इंटरप्रिटेशन की जा रही है अदालत उज़्मा की जानिब से कि क्या सेनेट के इंतखाबात दरअसल आइन के तहत आते हैं कि नहीं आते। जनाब शराजी साहब, इस पर शायद पहले नहीं बढ़ी है, लेकिन अगर एक सिंपल रीडिंग कर ली जाए कि आर्टिकल 226 में अगर लिखा हुआ है कि ऑल इलेक्शंस अंडर द कॉन्स्टिट्यूशन विल बी बाय सीक्रेट बैलेट, उन दो के अलावा, तो आप जब आर्टिकल 59 उठाते हैं तो उसमें सेनेट के इंतखाबात जो हैं उनकी एक तवील तौर पर कॉम्प्रहेंसिवली उनको डिस्क्राइब किया गया है, और ये चीज़ काफ़ी नुमाया है। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का भी ये मौक़िफ़ रहा है कि आइन के ज़रिए आप सिर्फ़ और सिर्फ खुफिया वोट चला सकते हैं सेनेट में। अगर आप इसको तब्दील करना चाहते हैं तो आइन में तरमीम लाएं। किस तरह देखते हैं सर?
देखें, मामला क्योंकि सब्जुडिस है तो हम सिर्फ उन बातों का जिक्र करेंगे या डिबेट करेंगे जो रिमार्क्स की शक्ल में या जवाबात की शक्ल में अदालत के अंदर इस वक्त पेश हो चुकी हैं। तो देखा जाए मेरा ख़्याल में कि दस्तूर बनाने वालों ने अगर ऐवान बाला के इस इंतखाब को एक खुफिया राय शुमारी के साथ रखा था तो यकीनी तौर में उनके जहन में कोई ज़रूर बात होगी। और अगर इसको थोड़ा सा मेरे ख़्याल में आप लिंक करें आम इंतखाबात से तो असल देखा जाए कि जो हमारे अवामी नुमाइंदे मुंतखब हो के ऐवान का हिस्सा बनते हैं उसमें भी तो यही तरीक़ाकार अपनाया गया है। जो वोट डालने वाला शहरी है उसकी शनाख्त तो ज़ाहिर नहीं होती, गोया कि रुकने सूबाई असम्बली या रुकने कौमी असम्बली जो वोट लेके आते हैं वो वोट खुफिया होते हैं, वोट डालने वाले की शनाख्त हरगिज़ ज़ाहिर नहीं की जाती। तो उससे मेरे ख़्याल में इस बात को मेक श्योर करने की कोशिश की गई है कि बुनियादी तौर पे जो भी अपनी राय का इजहार करे वो आज़ादाना तरीके से करे और उसके ऊपर किसी किस्म का दबाव ना हो। वरना अगर शनाख्त ज़ाहिर कर दी जाए तो मैं समझता हूँ कि कोई भी इंतखाब उसको आप फ्री एंड फेयर नहीं कह सकते, क्योंकि बहरहाल कहीं ना कहीं कोई दबाव, कोई लालच, कोई तमा ज़रूर इन्वॉल्व होता है जिसकी बुनियाद पे लोग फिर अपनी राय का इजहार करते हैं। तो देखा जाए तो यहाँ पे ज़रूर बात कहीं ना कहीं इस्टेब्लिश हो रही है कि ऐवान बाला में जब इंतखाबात होते हैं तो इसमें पैसे का इस्तेमाल होता है और लोग उस पैसे के नतीजे में अपनी राय का इजहार करते हैं। लेकिन अगर आप वोटर की शनाख्त को ज़ाहिर कर देते हैं तो इस अमल को तो शायद आप रोक पाएँ, लेकिन दूसरी जानिब फिर होगा ये कि जो कैंडिडेट्स आपकी क़यादत जिनके बारे में फ़ैसला देगी कि यही लोग ऐवान बाला का हिस्सा बने, तो गोया कि जो इलेक्टोरल कॉलेज है, सूबाई असम्बलियाँ या कौमी असम्बली, वहाँ पे बैठे अरकान बिल्कुल रबर स्टैम्प का रोल प्ले करेंगे और उनकी अपनी ज़ाती हैसियत, उनकी ज़ाती राय या जो आज़ादाना उनका एक फ़ैसला है वो बिल्कुल ख़त्म होकर रह जाएगा। तो मैं समझता हूँ कि एक तरफ आप इस रास्ते को रोक रहे हैं जो करप्शन का रास्ता है, वोटों के ज़रिए इस ऐवान का हिस्सा बनने का रास्ता है, लेकिन दूसरी तरफ आप जो बुनियादी हक़ है एक शहरी का, एक रुकन पार्लिमान का, उसको सल्ब करने जा रहे हैं। और दूसरा मैं ये कहूँगा असद कि इस मुल्क के अंदर बहुत छोटे छोटे मामलात के ऊपर अदालतों ने 100 मोटे लिए और उन मामलात को निपटाया, लेकिन ये भी एक तारीख़ है पूरी। जिस तरह मुजाहिद साहब ने भी अपनी गुफ्तगू में कहा कि वो फॉरवर्ड ब्लॉक बनना हो, वो हुकूमतों के ख़िलाफ़ तहरीक अदम-ए-एतमाद लाना हो, वो सियासी इत्तेहाद बनवाना हो, बड़ी तारीख भरी पड़ी है पाकिस्तान के अंदर इस पैसे के इस्तेमाल की। तो मेरा ख़्याल में हमारी अदालतों को इस ऐवान बाला के इलेक्शन भी बड़े अरसे से नज़र आ रहे थे, दिख रहे थे कि वहाँ पे भी कुछ ऐसा हो रहा है। अब कोई एक जमात ये मामला अदालत में लेके गई है तो वहाँ पे बड़े संगीन और शदीद सवालात उठाए जा रहे हैं। वो रिमार्क्स आपने ज़रूर देखे होंगे मुअज़्ज़िज़ जजेस के कि जिसमें कहा जा रहा है कि क्यों हो रहा है, कि ऐसा कैसे मुमकिन है कि किसी एक जमात की इतने सूबाई असम्बली के अरकान नहीं हैं जितने उनकी सेनेट के अंदर नशिस्तें हो गई, तो क्या वो इंतखाब जायज़ और कानूनी है और क्या उनकी जो अरकान है जो मुंतखब हुए हैं उनकी हैसियत आइनी और कानूनी है कि नहीं। तो मेरे ख्याल में ये मामला अदालतों को भी बहुत पहले उठा लेना चाहिए था, ताकि इस मुल्क के अंदर अगर इतने बड़े फोरम के ऊपर एक गलत प्रैक्टिस हो रही थी तो उसको एड्रेस करने के लिए इब्तिदा बहुत पहले होनी चाहिए। लेकिन बहरहाल अब चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। इलेक्शन कमीशन ने तो यही कह दिया है कि अगर अदालत की जानिब से कोई ऐसे डायरेक्टिव्स आते हैं, कुछ ऐसे अहकामात पार्लियामान को दिए जाते हैं कि जिसके तहत ये कहा जाता है कि कानून साजी की जाए, तो फिर जाहिर सी बात है वो इदारा कि जिसकी जिम्मेदारी है इलेक्शन कंडक्ट करवाना, उसको भी एतराज़ नहीं होगा। लेकिन फ़िलहाल तो इलेक्शन कमीशन ने भी यही जवाब जमा कराया है जो आपने भी जिन आर्टिकल्स का जिक्र किया कि जिसके अंदर बड़ी वजाहत से ये लिख दिया गया है कि सेनेट के इलेक्शन का तरीक़ाकार क्या है। गोया कि खुफिया राय शुमारी और वोट देने वाले के नाम को सीगा राज में रखा जाएगा, उसको जाहिर नहीं किया जाता। लेकिन अब डिबेट ये भी है कि अगर अदालत ये फैसला देती है, अगर हम आर्मी चीफ की मुद्दत मुलाजमत या उसके एक्सटेंशन के बारे में केस का बार बार जिक्र करते हैं कि जिस पर कानून खामोश था, लेकिन अदालत ने पार्लियामान को ये कहा कि आपके पास 6 माह का वक्त है और इसके अंदर आपने कानून बनाना है ताकि कल को जब ये इकदाम उठाने जाएं तो आपके पास एक कोई लीगल ग्राउंड्स मौजूद हों। तो मेरा ख्याल में एक नज़ीर तो पहले मौजूद है, उसको लेके शायद हम कह सकते हैं कि ऐसा कोई फैसला है जिसके नतीजे में पार्लियामान से ही कहा जाए कि ये आपका काम है
और क्योंकि बहुत सारे शवाहिद इस बात को ज़ाहिर करते हैं, साबित करते हैं कि ऐसा होता रहा है, इस इशू को एड्रेस करने के लिए आपको कानून साजी करनी पड़ेगी। तो मेरा ख्याल है फिर पार्लिमान ही की तरफ मामला आएगा। अब देखना यह है कि फिर इस सूरत में क्या ये इलेक्शन खुफिया रायशुमारी से होंगे या फिर जो नया कानून बनेगा उसके तहत ये होगा, और क्या इतना जल्दी मुमकिन होगा। अगेन कहा यह जाता है कि जब अदालती अहकामात आ जाएं तो आप तो क्योंकि लॉ के स्टूडेंट हैं, फिर ये बाइंडिंग हो जाता है, लाजिम हो जाता है फिर पार्लिमान को सुप्रीम अदालत के इन अहकामात की तामील करना। तो मेरा ख्याल है फिर किसी ऐसे ऑप्शन की तरफ जाना पड़ेगा जिसमें कानून साजी को मेक श्योर करना होगा। लेकिन शराजी साहब, सवाल पहले तो उठता यही है कि आप अदालत में क्यों गए? अगर आपकी पहले ये राय थी कि ये इलेक्शन एक्ट 2017 में एक तरमीम के ज़रिए हो सकता है, और फिर बाद में आप बात करना शुरू हो गए कि नहीं आइन में तरमीम ले आएँ, और फिर आखिर में आपने सदारती ऑर्डिनेंस ही मंजूर करवा दिया, तो क्या आपको अदालत उज़्मा से पहले इजाज़त लेनी चाहिए थी? और क्या हिज़्ब इख्तिलाफ की ये तनकीद तामीरी नहीं है जब वो कहते हैं कि आप पोस्ट फैक्टो चैलेंज को रोकने की कोशिश कर रहे हैं, उससे पहले ही आप अदालत से इजाज़त ले रहे हैं? आखिरकार पार्लियामान एक मुख्तलिफ ब्रांच है, पार्लियामान के अपने इख्तियारात हैं, और जैसे आपने कहा अगर अदालत उज़्मा पहले उसको इतनी अहमियत दे चुकी है तौसी के मामले में, तो जो अपना एग्जीक्यूटिव है वो क्यों इस तमाम मामले को फिर से अदालत में भेज रहा है? एक तो ये बात। फिर दूसरा सर, मुख्तलिफ ऑप्शंस, आपने अदालत में ये रेफरेंस भी दायर किया हुआ है, साथ में आपने आइन की तरमीम का बिल भी पार्लियामेंट में आप लाए जो कि आगे तक तो नहीं बढ़ पाया, फिर आप सदारती ऑर्डिनेंस भी ले आए। तो आप तमाम ऑप्शंस को साथ साथ पुश भी कर रहे हैं, जो कि शायद सर उस पर फिर एक बार नीयत का सवाल उठता है। और तीसरा यही कि अगर आपने ये करना ही है और आपका जो मकसद है वो बहुत अच्छा है कि जी सेनेट है, ऐवान बाला है, आली शान हमारे उस तरह मुंतखब नुमाइंदे, दोज हैलोड हॉल्स, उसमें तो बिल्कुल ही जो प्रोसेस है वो साफ़ और शफाफ होना चाहिए। तो मुझे ये बताएं शराजी साहब, जब पिछले सेनेट के इंतखाबात हुए थे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपने सूबाई असम्बली के अराकीन की शनाख्त की थी कि इन लोगों ने ये काम किया, हम उनको निकालने को जा रहे हैं। अब जब आप इस तरह की तरमीम ले भी आएंगे और ज़रा लेट से कि जी इस तरह हो जाता है कि आप अभी भी पैसों के ज़ोर पे किसी को वोट दे देते हैं, तो उन लोगों का क्या होगा शराजी साहब? क्योंकि आपने आर्टिकल 63A को तो अमेंड किया नहीं है, आप उनको नाअहल तो कर नहीं सकते, तो इसका मतलब है वो सेनेट में ही रहेंगे ना। आप उनकी पार्टी रुकनियत ख़त्म कर देंगे। तो इस रिफॉर्म को भी अगर आपने पूरी तौर पर करना था, उसको बिल्कुल ही आप फिर मंजिल तक पहुंचाते और कहते कि उन लोगों को भी हम नाअहल करेंगे। फिलहाल ये ऐसे लग रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ इस सेनेट के इंतखाब को पार करना चाह रहे थे। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्याल है कि बुनियादी तौर पे यही इस वक्त मरकज़ी नुक्ता है कि जो ये हालिया इलेक्शन है, किसी तरह ये कोई ऐसे अपसेट्स ना हो जाएं कि जिसके नतीजे में जो वो सोच के बैठे हैं बिलखुसूस हुक्मरान जमात, उसके अगेंस्ट कोई नताइज आएँ। वरना देखा जाए तो जो जिस इलेक्शन में आपने अपने 20 MPs को निकाला, उस इलेक्शन में चौधरी सरवर साहब के जिस वक्त गवर्नर पंजाब हैं, ये भी तो उसी खुफिया रायशुमारी का बेनिफिशरी थे। गोया के मतलूबा वोट जो उनको चाहिए थे उतने तो वहाँ पे थे नहीं, उससे कहीं ज़्यादा वोट उन्होंने हासिल किए। तो यकीनी तौर पे नून लीग के लोगों ने, कुछ और लोगों ने उनको वोट डाले होंगे, तो उन्होंने भी तो पार्टी क़यादत के फैसले के ख़िलाफ़ जाके चौधरी सरवर साहब को वोट दिए, तो वो खुद भी बेनिफिशरी रहे हैं। तो मेरा ख्याल है खौफ यही है कि उनको अपने नुमाइंदों पे एतमाद नहीं है, और उसी को दुरुस्त करने के लिए, उनको कम अज़ कम मजबूर करने के लिए कि वोट उनको डाले कि जिनको मरकज़ी क़यादत ने इंतखाब जिनका किया है, यही मकसद है। इसके अलावा मुझे मकसद नज़र नहीं आ रहा। चलें, शायद यही उम्मीद कर सकते हैं कि जब ये वाले सेनेट के इंतखाबात हज़म हो जाएँ तो मुस्तक़बिल बुनियादी इस्लाहात हों, बराह रास्त इंतखाबात लाए जाएँ, जो सही शफाफ इलेक्टोरल प्रोसेस है, जिसमें रुकन की इस तरह बुनियादी आज़ादियाँ उन पर समझौता ना करना पड़े, उस तरह के रिफॉर्म्स किए जाएं। उम्मीद है आपको आज का प्रोग्राम पसंद आया होगा। मुझे और शराजी साहब को अपनी राय से भी आगाह कीजिए और इजाज़त दें। कल तक खुदा हाफ़िज़।